हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। टॉपिक रहने वाला है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। सामान्य परिचय सबसे पहले देखेंगे। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो यह है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। जो उत्तरी जो बिंदु है यह है इंदिरा कौल। दक्षिणतम जो बिंदु हो जाएगा यह हो जाएगा कन्याकुमारी का केप कमोरिन। पश्चिम की बात की जाए तो यह हो जाएगा गौर माता जो कि गुजरात में है। यह सबसे पश्चिमतम बिंदु है या फिर पश्चिमी बिंदु है। और नेक्स्ट है पूर्वी बिंदु जो है यह है किविथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि सीमा किन किन देशों से लगा हुआ है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा लगता है। चलिए देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है सीमा की। तो अफगानिस्तान की जो लंबाई यह है 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान की लंबाई 106 जो कि सबसे कम जो सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ ही लगती है। पाकिस्तान से जो सीमा लगती है 3,323 किलोमीटर। 3,323 किलोमीटर पाकिस्तान से सीमा लगती है। वही चीन से बात की जाए तो चीन से जो सीमा लगती है 3,488 किलोमीटर। 3,488 किलोमीटर जो सीमा लगती है यह चीन से लगती है। सर्वाधिक जो सीमा लगती है बांग्लादेश से कितना 4,096 किलोमीटर। 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश से सीमा लगती है। वही बात की जाए नेपाल से तो नेपाल से लगता है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। भूटान से जो सीमा लगती है 699 किलोमीटर। गौर करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए भारत की उत्तर से दक्षिणतम की जो लंबाई है यह है 3,214 किलोमीटर। वही पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है यह है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और म्यांमार से की जो लंबाई है सीमा की क्या जाएगा 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है 7वां। एक बार फिर से आप लोग मैप को अपना देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हो जाएगा 2.4%। 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो समय एवं अवस्थिति को। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्य? 5 राज्य। नेक्स्ट है भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है उसके राज्यों का दिया गया है। यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? यह विभाजित करता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता जो कि कहाँ है? गुजरात में। तथा पूर्वी बिंदु किवथु जो कि अरुणाचल प्रदेश के मध्य। सूर्योदय सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? यह हो जाएगा 2 घंटे का। 2 घंटे का। भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? यह होता है 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि भारतीय मानक यमुनोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ग्रेट निकोबार पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? यह जिला जो है यह है सोनभद्र। और किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश। यह 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत और केंद्र शासित प्रदेश। मैप अपना देखना चाहें तो देख लीजिएगा। भारत और केंद्र शासित प्रदेश दिया गया, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय
संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। गौर करेंगे, संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी क्या होगा तो दमन होगा। नेक्स्ट है देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। उत्तरतम जो बिंदु है यह इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। पश्चिमी जो बिंदु यह हो जाएगा गौरमोती या गुहारमोती जो कि गुजरात में है। पूर्वी बिंदु जो हो जाएगा यह किविथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है यह हो जाएगा कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कि तमिलनाडु के पास है। यहाँ पे आगे दिया गया है हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ का उत्तर से दक्षिण क्रम। तो पहला जो हो जाएगा काराकोरम, याद रखिएगा क्रम से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं तो छत्तीसगढ़ में। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है तो लगभग 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है तो अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो दूसरा है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों के शासित प्रदेशों का स्पर्श करती है तो 7 राज्यों एवं के शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है। हालांकि राज्यों से ही स्पर्श करती है। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तन नाम क्या है। रॉस द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम क्या है तो गौर करिएगा, रॉस द्वीप का जो नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम हो गया है शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम हो गया है स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका में पृथक होता है। यह होता है पाक जल डमरू मध्य से। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है तो जानते ही हैं त्रिपुरा और जीरो लाइन से यह अलग होता है। आगे दिया गया है विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। चलिए देखते हैं। हमने पहले ही बता दिया है बांग्लादेश की जो लंबाई है, बांग्लादेश की सीमा की जो लंबाई है 4096 किलोमीटर है। चीन की जो लंबाई है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की लंबाई 3323 किलोमीटर। नेपाल से जो सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। म्यांमार से 1643 किलोमीटर म्यांमार से। भूटान से सीमा लगती है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। सर्वाधिक जो सीमा लगती है यह बांग्लादेश से, उसके बाद चीन से, पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम जो सीमा लगती है यह अफगानिस्तान से लगती है, मात्र 106 किलोमीटर। भारत बांग्लादेश से जो अलग होती है यह होती है रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पे रेड क्लिफ दिया गया है। जो बंटवारा हुआ था, जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। चीन अलग होता है मैकमोहन रेखा से, पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा से। लेकिन ध्यान रखिएगा जीरो लाइन से बांग्लादेश अलग होता है। अफगानिस्तान जो है यह डुरंड रेखा के द्वारा अलग होता है। बांग्लादेश से जो सीमा बनाता है यह बनाता है 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। चीन से जो सीमा बनाता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य ही बनाते हैं। पाकिस्तान से 5 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल से जो सीमा बनाते हैं ये भी 5 राज्य हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार से जो सीमा बनाते हैं 4 राज्य हैं। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर म्यांमार से सीमा बनाते हैं। वही भूटान से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। 4 राज्य हैं असम से, 4 राज्य हैं भूटान से और 4 राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। और एक जो राज्य है यह है लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो सीमा बनाता है यह अफगानिस्तान से बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल जो लंबाई हो जाता है यह हो जाएगा 15,106 किलोमीटर। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा के बारे में दिया गया है। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन नाम पर किया गया है।
वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। तब हुआ है तो 1914 ईस्वी में शिमला समझौते में। काराकोरम श्रेणी को ऊंच एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। ऊंच एशिया की रीढ़ किसे जानते हैं? तो काराकोरम श्रेणी को। नेक्स्ट है रेडक्लिफ रेखा। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। अब दिया गया है भारत एक दृष्टि में। भारत देश क्या है? तो देश है भारत, अन्य नाम है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। भारत खंड भी कहा जाता है, आर्यावर्त भी कहा जाता है, दिया गया ही है। जम्बूद्वीप कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है और इंडिया कहा जाता है। इसकी राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति जो है यह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ज्यामितीय आकार जो यह चतुष्कोणीय है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इलाहाबाद के समय मिर्जापुर का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। हालांकि ये बात पीछे ही कर लिए थे। नेक्स्ट है भौगोलिक विस्तार। इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम जो है यह 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर, जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक और संलग्न क्षेत्र जो है यह प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र कहलाता है। 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र, वही प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील। अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है यह हो जाएगा संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होता है। तो प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील, संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील तक, अन्य आर्थिक जो क्षेत्र है यह संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। यहाँ की जलवायु क्या है? तो मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत हो जाएगा 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान इसका है 7वां। कुल जनसंख्या दिया गया है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। यहाँ पे जनसंख्या दिया गया है 1 अरब 21 करोड़। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, 1 अरब 21 करोड़ 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 क्या है इसकी जनसंख्या है। क्या है? तो 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 यहाँ की कुल जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान चीन का है। पुरुष जनसंख्या दिया गया है, देख सकते हैं 62 करोड़ 32,70,258। वही महिला जनसंख्या 58 करोड़ 75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ है, 83.37 करोड़। और शहरी जनसंख्या हो जाएगा 37.71 करोड़, 31.16% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% जो है 1:11 के अनुसार। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। वही जनसंख्या घनत्व जो है यह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार किन किन राज्यों में है? तमिलनाडु में भी है, केरल में भी और आंध्र प्रदेश में भी है। नेक्स्ट है कुल साक्षरता। तो 74.04% कुल साक्षरता है। पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या दिया गया है, देख सकते हैं 20 करोड़ 13,78,086। और अनुसूचित जाति का प्रतिशत अगर पूछ दिया जाए तो 16.6%। अनुसूचित जनजाति तो 10 करोड़ 42,81,034। अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है यह है 8.6%।
राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है यह 10.7% है। 10.7% जो है यह पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार है यह है 18.6%। 18.6% पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है। पठारी क्षेत्र तो 27.7%। 27.7 पठारी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार है यह हो जाएगा 43%। एक बार फिर से देख लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% और वही मैदानी क्षेत्र का विस्तार जो है यह है 43%। कर्क रेखा जो है यह 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। समय रेखा पर स्थित 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कई बार देख लें, अब तो याद हो गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? तो 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 962। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 962 31 दिसंबर 2022 तक। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पक्षी जो है, राष्ट्रीय पक्षी यह मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालनेसिस। राष्ट्रीय पुष्प कमल है और इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह जो है यह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जन गण मन, रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। ये सब बहुत ही बेसिक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा रचयिता किया गया है? रचना किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आनंद मठ में इसकी रचना की गई थी। राजकीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। राष्ट्रीय ध्वज है यह तिरंगा है और राष्ट्रीय नदी गंगा और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। पेरेंटिनिस्टा गैंगिस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। पेरेंटिनिस्टा गैंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है भौतिक विभाजन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। गोंडवाना लैंड समझे कैसे हुआ? आपको पता ही होगा, पैंजिया पैंथालासा बट गया था। जो दक्षिण वाला जो भाग था यह क्या कहलाया था? तो गोंडवाना लैंड। और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड और उत्तर वाला जो भाग क्या कहलाया था? तो लारेशिया कहलाया था। क्लियर? तो भारत जो है यह गोंडवाना लैंड का भाग है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रादीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर बांटा गया है। एक है ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र। दूसरा है बृहत हिमालय या महान हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय और चौथा है बाह्य या उप हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय या फिर महान हिमालय, लघु या मध्य और उसके बाद है बाह्य या उप हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? यह हो जाएगा बृहत हिमालय। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? तो बृहत्तम हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। शिवालिक शैल समूहों के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस रचना का उदाहरण है? तो हो जाएगा गिरिपाद की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है यह हो जाएगा 600 से 1200 मीटर। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो यह हो जाएगा महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? नवीनतम जो है यह शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो यह हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी यह है राकापोसी, जो कि लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह हो जाएगा हिमाद्री या फिर बृहत हिमालय। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की जो ऊंचाई है यह कम है।
उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी बताई जाती है? तो 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत की। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 2695 मीटर। 2695 मीटर कहाँ है? तो केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु एवं केरल में। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यह जाएगा डोला बेटा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है कोकण तट से। इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह जाएगा केरल एवं तमिलनाडु के मध्य। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर ही मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8611 K2 की ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है भारत का भौतिक पर्वत का ही नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं। K2 की जो लंबाई है 8611 मीटर। यहाँ पे पामीर घाट है। नंगा पर्वत कश्मीर में ही है। नंगा पर्वत की जो लंबाई है यह हो जाएगा 8126 मीटर। यहाँ पे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज नदी जाकर के कहाँ मिलती है? ये सब सिंधु में जाकर मिलती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7817 मीटर है। बृहत हिमालय में ही नंदा देवी स्थित है। चलिए धौलागिरी की जो लंबाई है 8172 मीटर जो लंबाई है यह हो जाएगा धौलागिरी की। अन्नपूर्णा 8078 मीटर। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई हो जाएगा 8848.86 मीटर। 8848.86 मीटर 86 मीटर जो ऊंचाई है यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट का। मकालू कहाँ है? तो हो जाएगा मकालू नेपाल में 8481 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा 8598 मीटर जो कि कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम में। नेक्स्ट है नामचा बर्मा जो कि अरुणाचल प्रदेश में और इसकी ऊंचाई 7756 मीटर मिलती है। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है यह कहाँ है? तो मेघालय में है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अराकान योमा पहाड़ी यह म्यांमार में है, सीमा बनाती है भारत से। छोटा नागपुर का पठार यह कहाँ है? तो झारखंड में। राजमहल की पहाड़ी यह भी झारखंड में ही है। उत्तर भारत का विशाल मैदान दिया गया है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार इसे देखने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नल्ला मलाई पहाड़ी कहाँ है? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में। पाल घाट कहाँ है? तो केरल में है। केरल और तमिलनाडु। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? माना दर्रा उत्तराखंड को जोड़ता है तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा? तो गुरु शिखर। ऊंचाई जो है यह 1722 मीटर है जो कि राजस्थान में अवस्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरान योमा किस देश में अवस्थित है? अराकान योमा जो अभी हमने बताया म्यांमार में है। उत्तराखंड में कोंधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। गौर करिएगा। उत्तराखंड में कोंधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य। पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच। हालांकि मैंने दर्रा करवाया था उसमें मैंने बताया भी था। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड। रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा यह सब कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पाई जाती है। 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन है जो कि लद्दाख में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर यह हो जाएगा केदारनाथ मंदिर के उत्तराखंड में स्थित है। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो यह प्रायद्वीपीय भारत का।
भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? तो यह हो जाएगा पैलियोजोइक महाकल्प में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यह हो जाएगा मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में स्थित समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार कहा जाता है और पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो यह मापा जाता है चेन्नई से। भारत का समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की 1214.7 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? यह हो जाएगा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है यह समुद्री तट रेखा से संलग्न है। कौन कौन सा राज्य है? तो यह हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव। कौन कौन सा राज्य है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा। अभी 4 केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? रत्नाकर हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्र तट का क्या नाम है? यह है कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कमोरिन के नाम से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा सैंडल पीक। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। खैर वो उसे आगे देखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार किस द्वीप में अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572। 10 डिग्री चरण किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। बैरन द्वीप अवस्थित है तो बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। पुलिकट झील कहाँ है? तो यह केरल में। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप। प्रवाल के द्वारा ही इसका निर्मित किया गया है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप, रामेश्वरम के नाम से जानते हैं इसे। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यह हो जाएगा मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रन में। कोरी क्रीक कहाँ है? यह कच्छ के रन में है। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? सर क्रीक विवाद जो यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। बुर्जिल व बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? यह हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी और यह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ है? नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन यह भारत के पीओके वाले क्षेत्र में, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा जो कि भारत नेपाल सीमा पर 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है। मकालू की ऊंचाई 8481 मीटर, धौलागिरी 8167 मीटर। नंगा पर्वत भारत में है, 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8091 मीटर। नंदा देवी भारत में है, उत्तराखंड में, 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेत यह भी भारत में है, 7756 मीटर। नामचा बरवा तिब्बत में है, 7782 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरुला मधाता यह तिब्बत में है और 7728 मीटर इसकी ऊंचाई है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है भारत की जलवायु, क्लाइमेट को देखते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो यह हो जाएगा अक्षांशीय अवस्थिति। जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारकों से संबंधित शब्द देखते हैं कौन कौन सा शब्द है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंड फॉर्म्स प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द है? LAND, लैंड फॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। कौन कौन सा है? एक हो जाएगा लैटिट्यूड अक्षांश, अल्टीट्यूड ऊंचाई। नेक्स्ट है समुद्र से निकटता, नियरलेस फ्रॉम सी।
एक है डायरेक्शन ऑफ वाइंड, पवन की दिशा। दूसरा है वन, फॉरेस्ट है। ओशियन, करेंट्स, समुद्री जलधारा। रेनफॉल, वर्षा। माउंटेन, पहाड़ या पर्वत। सॉइल, मिट्टी। कौन कौन सा है? तो हो जाएगा अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन की दिशा, वन, समुद्री जलधारा, वर्षा, पहाड़ और पर्वत और मिट्टियाँ। ये ट्रिक याद रखिएगा। लैंड फॉर्म्स, LANDFORMS, जलवायु को प्रभावित करने वाले ये कारक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है? तो यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब एवं तमिलनाडु। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब दिया गया है व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स को देखते हैं। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवन है। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिण गोलार्ध में इसे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। नहीं समझे होंगे, 0 डिग्री मान लीजिए और 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, और इसे क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनी, और इसे कहते हैं दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनी। क्लियर। नेक्स्ट है लू। उत्तर भारत में पंजाब से बिहार तक चलने वाले शुष्क व पीड़ादायक पवन है। लू जो है पंजाब से लेकर कहाँ तक बहती है? तो बिहार तक, जो कि कैसी पवन है? तो शुष्क पवन है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों का स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं काल वैसाखी या चाय वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। कोपे ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया था? तो 5 भागों में। यहाँ से क्वेश्चन आता है। जलवायु निर्धारण के आधार क्या कहते हैं? वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति। जलवायु निर्धारण के आधार क्या क्या है? तो वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश को देखते हैं। लघु शुष्क ऋतु वाची मानसूनी जलवायु, इसका नाम AMW, यह जो क्षेत्र है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट AMW, जो कि लघु शुष्क ऋतु कहलाता है। यहाँ का कौन सा प्रकार है जलवायु का? तो लघु शुष्क ऋतु। शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इसका प्रकार दिया गया है वर्ण संकेत AS, और यह तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। AW जो है यह उदाहरण है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु का। कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग AW में आते हैं। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग BWHW में आता है। शुष्क शीत ऋतु CWG गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्व भारत का अधिकतर प्रदेश। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। ध्रुवीय तुल, यह इसका जो संकेत है यह E है। ध्रुवीय तुल जलवायु का जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। टुड्रा तुल जलवायु, इसका संकेत है ET, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 1-2 बार आप लोग रिवीजन करें, क्योंकि इसे याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ। ITCZ एक निम्न वायुदात पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्य विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह 2 लेयामान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की समान तिथियां। मैप के अनुसार तिथि दिया गया है, कब आता है? 5 जून। शिलोंग में 5 जून को ही आता है।
10 जून को मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता में आता है। चलिए, ये कोई खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है। कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का जो संबंध हो जाएगा, यह ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून के बौछार से कर्नाटक, कहाँ कॉफ़ी वर्षा होती है या फिर चेरी ब्लॉसम, या कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून के बौछार से। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, तो आम्र वर्षा केरल एवं तटीय कर्नाटक से। नेक्स्ट है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समानता कब से कब तक होता है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय समानता कब से कब तक होता है, तो जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो केरल में जून के प्रथम सप्ताह से ही। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो नार्वेस्टर की उत्पत्ति होती है छोटा नागपुर पठार पर। तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं, तो नवंबर और दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीनो आदि। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है, 200 मिलीमीटर वर्षा होती है औसत। जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है, यह हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। आगे, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है। दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है, पूर्वी जेट प्रवाह को। अब दिया गया है भारत वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, परंतु इनमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्नवत हैं, जैसे कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है यह हो जाएगा पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है मध्यम वर्षा के क्षेत्र। मध्यम वर्षा का जो क्षेत्र है यह गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। मध्यम वर्षा का क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है न्यून वर्षा का क्षेत्र। न्यून वर्षा का जो क्षेत्र हो जाएगा यह हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र। अत्यल्प वर्षा का जो क्षेत्र है यह प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। जेट स्ट्रीम किसका नाम है, तो क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहने वाली एक प्रवाह का नाम है। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर। मिट्टी का प्रकार क्या कौन कौन सा है, तो एक है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल और पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। कौन कौन सा है, तो जलोढ़, काली, लाल और पीली, लैटराइट, शुष्क, लवणीय, पीट और वन मृदा। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फर्श। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ या कछारी मृदा। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी के नाम से। रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, तो रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है यह महाराष्ट्र में है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है, मालवा पठार में जो अधिकता है यह काली मृदा का। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, लेटराइट जो मिट्टी है यह केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनउर्वर इनफर्टाइल होते जा रही है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनउर्वर
इनफर्टाइल होते जा रही है। लैटेराइट मिट्टी, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारण क्षमता यह हो जाएगा बलुई दोमट मिट्टी का। पौधे की सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? यह होती है चिकनी मिट्टी से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो दलहनी फसलें। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति के होते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति के होते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट है चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? यह हुआ अवनालिका अपरदन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो यह हो जाएगा लैटेराइट। दोमट मिट्टी कौन कौन से कण पाए जाते हैं? दोमट मिट्टी में गाद पाए जाते हैं, मृतिका व रेत पाए जाते हैं। सिल्ट, क्ले एंड सैंड। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? सर्वाधिक जो कमी है यह जस्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है, तो यह कहलाती है बांगर। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना को। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो क्षारीय मृदा जो पाई जाती है यह उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। क्या दिया गया है? लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है, कमी पाई जाती है नाइट्रोजन व चूने की। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला होता है अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनारोपण के द्वारा, वन को रोपने के द्वारा। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति को देखते हैं। 1 से जो 6 होते हैं, 1 से जो 6 पीएच मान होता है यह अम्लीय मिट्टी होता है। 7 जो होता है यह उदासीन मिट्टी होता है और 8 से 14 क्षारीय मिट्टी होता है। पता ही होगा अम्ल क्षार के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पतियाँ। विभिन्न प्रकार के वन समूहों का बनावरण दिया गया। समूह 1 में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, समूह 2 में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है, समूह 3 में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, समूह 4 तटीय एवं दलदली वन, समूह 5 उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे? तो सर जॉर्ज किंग, और स्थापना कब हुई है? 13 फरवरी 1890 को। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सिनकोना वृक्ष पाया जाता है दार्जिलिंग में। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर की लकड़ी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है कि खेजड़ी है। क्या है? खेजड़ी या खेजड़ी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1980 में। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बहुल है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का क्या है? बहुल है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? यह पाई जाती है लाठी बांस। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? तो लाठी बांस पाई जाती है। नेक्स्ट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया था वन समूहों का बनावरण और प्रतिशत दिया गया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे रिवीजन किया करिएगा। आगे बढ़ते हैं। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन समानता पाए जाते हैं राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान। भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में।
पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? सागौन के वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देवदार है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1981 को। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विकसित है? तो 4992 वर्ग किलोमीटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वनस्पति क्षेत्र को देखते हैं। भारत के जो 8 वनस्पति क्षेत्र हैं, पहला है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र। इसका जो विस्तार है कश्मीर से कुमायूं तक, कश्मीर से कुमायूं तक। और वनस्पति वितरण जो हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष और वह चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष हैं। अल्पाइन क्षेत्र में श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष होते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र ओक, जायफल, द्यूफल, बड़े फूलों वाला सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेत के जंगल पाए जाते हैं। यह पाए जाते हैं पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, सिक्किम से दार्जिलिंग तक का क्षेत्र। तीसरा जो क्षेत्र यह असम क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियाँ, इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट हैं। चौथा है सिंधु का मैदानी क्षेत्र। सिंधु का मैदानी क्षेत्र पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान। यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है, इसमें कटीले वन व झाड़ियाँ मिलते हैं। पांचवा है गंगा का मैदानी क्षेत्र। इसका जो मैदान है कछारी मैदान, इनमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। छठा है दक्कन क्षेत्र, भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि, इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियों के वन हैं। सातवां है मालाबार क्षेत्र, प्रायद्वीपीय तट पर मालाबार क्षेत्र पाया जाता है, खास करके मालाबार तट केरल में पाया जाता है। घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारी फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़ और काजू। मालाबार जो क्षेत्र है, मालाबार तट जो है यह केरल के तट को कहा जाता है। अडवान क्षेत्र, अडवान निकोबार, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अपलावी जंगलों की अधिकता, अपलावी जंगलों की अधिकता है। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान दिए गए हैं। देखते हैं शोध संस्थान, इसकी स्थापना, इसका क्षेत्र और इसका राज्य। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में। इसका क्षेत्र कौन सा है? तो देहरादून। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 में इसकी स्थापना की गई। जोधपुर का इसका मुख्यालय है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1938 में। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में इसकी स्थापना। जोरहट इसका मुख्यालय है। जोरहट कहाँ है? तो जोरहट है असम में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, इसका स्थापना की गई थी 1988 में और इसका जो मुख्यालय है यह हो जाएगा कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन 1992 को प्रयागराज इसका मुख्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1977 शिमला में इसका मुख्यालय। शिमला का है हिमाचल प्रदेश में। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, हैदराबाद इसका मुख्यालय है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? यह हो जाएगा जबलपुर, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995 में स्थापना, छिंदवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। रांची में इसका मुख्यालय है। रांची कहाँ है? तो झारखंड में। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में स्थापना, भोपाल इसका मुख्यालय है। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 में स्थापना, अल्मोड़ा इसका मुख्यालय है। अल्मोड़ा का है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। अल्मोड़ा का है उत्तराखंड में। जीवी पंत हिमालय, वही बात की, 1988 में स्थापना, अल्मोड़ा। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान 1979, मुख्यालय का तिरुअनंतपुरम, जो कि केरल में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद तो नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। टिहरी गढ़वाल जनपद से चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है जैव विविधता। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लद्दाख में है। सिटी फॉरेस्ट, जो कि सलीम अली या फिर ताचिंगम, किश्तवाड़, काजीनांग, यह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, केवलादेव घाना, रणथंभौर और सरिस्का, हालांकि मैंने स्टैटिक में कराया भी है। हरियाणा में कालेसर है, सुल्तानपुर। बृहद हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पीन घाटी, सीमबाल बारा, यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में।
जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में है बाला फकरम मेघालय में है। नोकरेक रिज यह भी कहाँ है? यह मेघालय में है। अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा। असम में कौन कौन सा है? तो डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, रायमोना, नामेरी, दिहांग, ओरांग और पटकाई-बूम। नागालैंड में है इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड। मणिपुर में किबू लामजाओ और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। बाइसन नेशनल पार्क यह भी त्रिपुरा में है। बेतला कहाँ है? तो यह झारखंड में है। बांधवगढ़, पन्ना, फॉसिल, संजय, कान्हा, माधव, पेंच, डायनासोर, कूनो, वन विहार, सतपुड़ा, संजय यह कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है। भीतरकनिका और सिमलीपाल उड़ीसा में है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना। महावीर हरिना वनस्थली यह भी तेलंगाना में है। और मुग्रावनी नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह तेलंगाना में है। इंद्रावती जिसे कुटरू भी कहा जाता है, कुटरू नेशनल पार्क। कांगेर घाटी, गुरु घासीदास यह कहाँ है? तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है? तो बुक्सा, गोरुमारा, न्योरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन और जल्दापारा। मुरलेन और फवांगपुई कहाँ है? यह हो जाएगा मिजोरम में। आंध्र प्रदेश में है पापीगोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश में है। गोवा में कौन सा है? तो महावीर है, मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल कहाँ है? यह कर्नाटक में है। अनाईमुडी, इराविकुलम, मथिकेतन 16, पंबादुम 16, पेरियार, साइलेंट वैली कहाँ है? यह केरल में है। एक दो बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कौन सा है? तो चंदौली, पेंच, गुंगामल, तदोबा, अधारी, नवेगांव, नागजीरा, संजय गांधी, बोरीवली यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। गुजरात में वस्ता, ब्लैक बक, गिर, मरीन यह कहाँ है? यह गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार। तो कैंपबेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हेरियन, रानी झांसी मरीन और सैंडल पे कहाँ है? तो अंडमान निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आप लोग इसे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है? तो नॉर्वे के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कोलकाता में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जीवाश्म नेशनल पार्क मंडला मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। यहाँ पे दिया गया है महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य, उसे देखेंगे। इसके पहले कुछ और दिया गया है। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक और इसका परिवर्तन नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क। नागरहोल कहाँ है? तो कर्नाटक में। नोकरेक यह कहाँ है? तो मेघालय में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब की गई थी? मैंने बताया था, इसकी स्थापना की गई थी 1900। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसकी स्थापना कब की गई थी और इसका नाम चेंज कब किया गया था। मैं ही आप लोग को बताई थी 1936 में की गई थी और इसका नाम चेंज करके दिया गया था जिम कार्बेट 1957 में। यहाँ पे दिया गया है महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन, श्रीशैलम, प्राणहिता यह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नर सानी यह कहाँ है? तो तेलंगाना में है। बरेला झील वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पश्चिम बिहार इसका नाम कर दिया गया है। भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला और गंगा डॉल्फिन कहाँ है? तो बिहार में है। सुखना झील कहाँ है? तो यह चंडीगढ़ में। अचान कमार और सीता नदी यह छत्तीसगढ़ में है। भगवान महावीर मोलम जो कि गोवा में है। ग्रेट इंडियन फस्टर्ड गिर कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर जो कि चिंकारा, पूर्णा, जंगली गधा यह कहाँ है? तो यह हो जाएगा गुजरात। हिमाचल प्रदेश चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका यह कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश।
चांगथाल शीत मरुस्थल जम्मू कश्मीर, होकरेसर जम्मू कश्मीर, सुरेसर मानसर जम्मू कश्मीर, डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ बलामू, तोपचंची यह कहाँ है? यह झारखंड में है, झारखंड में। यह सब अभ्यारण्य का नाम दिया गया, वन्य जीव अभ्यारण्य। कर्नाटक का वन्य जीव अभ्यारण्य है डांडली, घाट प्रभा, चिंचोली और ताल कावेरी। ताल कावेरी कहाँ है? तो कर्नाटक में। केरल का दिया गया थंडेकड़, इंदुक्की, नेआर, प्राम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड और कुमारकोम यह कहाँ है? तो केरल का वन्य जीव अभ्यारण्य है। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर जो कि हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभटखावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। पहला कहाँ है? तो हरियाणा के पिंजौर में और दूसरा राजभटखावा जो कि पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश में हो जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य बोरी, गांधी सागर अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पन्ना, रातापानी सोन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। फनसाड, बोर, कलसुवाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेन, करहांडला यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। भीतरकनिका, चिल्का, गहीर माथा, नंदनकानन, सतकोसिया गौर, सिमलीपाल उड़ीसा, हरिके झील पंजाब। राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार यह कहाँ है? तो राजस्थान में। कोडाईकनाल, नेल्लई पॉइंट, कलीमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी और वेनाथंगल कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। वखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ओसाला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से ओसाला भाटी दिल्ली में है। पंखुई, सेसा ऑर्किड अरुणाचल प्रदेश। दीपोरबिल, पूर्वी कार्बी, आंगलांग, लाबोखोवा यह असम में है। दम्पा अथोरान टलांग कहाँ है? तो यह मिजोरम में है। सिक्किम में हो जाएगा किताम और पांगो लखा। गुमटी और सिपाही जाला कहाँ है? तो त्रिपुरा में। फाकिम नागालैंड, केदारनाथ उत्तराखंड। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार देख लीजिएगा। एक बार आप लोग भी खुद से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह हो जाएगा मयूरभंज जिला। भरतपुर पक्षी विहार भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया है? तो वर्ष 2011-20 को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1968 ईस्वी में। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है यह हो जाएगा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस दिए गए, उसके बाद में देखेंगे। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? या साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। मुद्दुमलाई पक्षी विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित हो जाएगा? तो मद्दुमलाई जो हो जाएगा मुद्दुमलाई कर्नाटक और केरल की सीमा। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस असम में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ जो कि मणिपुर में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस दिया गया है उसे देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आंसर साइड दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम सप्ताह। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? हिम तेंदुआ पाया जाता है सिक्किम में। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? यह उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात में है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई? तो 12। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड।
भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगा 18। जैवमंडल आरक्षित की संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गर्म पानी अभयारण्य असम में। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो यह जेबरा का। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध थे। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित किया गया? 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है? तो गुजरात में है। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? तो 1973 ईस्वी में। अब अगले वीडियो में देखने वाले हैं, आगे अब देखेंगे भारत में रामसर स्थल, और रामसर स्थल की जो संख्या यह हो जाएगा 75। रामसर स्थल की संख्या कितनी है? तो 75 है। चलिए स्टार्ट करते हैं।